अपनी बेबाकी, तीखी और तलख भाषा के लिए प्रसिद्ध अनिल शर्मा स्कूल शिक्षा परिवार के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष से हमने पूछे तीखे सवाल, जो उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पर। आज हमने बेबाकी से पूछे सवाल और उन्होंने दिया बेबाकी से जवाब। आप सब देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगलाडी और आज हम बैठे हैं स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल जी शर्मा के पास में, जो अपनी बेबाकी, निडरता और इस तरह के स्पीच के लिए सोशल मीडिया पर और धरातल पर भी प्रसिद्ध हैं। जो बेबाकी से बोलते हैं, कभी अफसरों को लताड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और साथ ही इन्होंने पिछले लगभग एक दशक से निजी शिक्षण संस्थानों को राजस्थान स्तर पर ही नहीं अपितु प्रदेश स्तर पर इन्होंने एकजुट किया है और उनके अधिकारों के लिए सजग करते हुए, जागरूक करते हुए, मैं ये कहूंगा कि उनको बोलने का अधिकार और साहस दिया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आदमी सामाजिक होता है, कई प्रकार के जो काम करता रहता है, समाज सेवा करता रहता है, कई बार उससे गलतियां भी होती है या फिर पब्लिक उसको समझ नहीं पाती है। पब्लिक जो है उसको गलत साबित करने के लिए कई प्रकार के कमेंट्स करती रहती है। आज मैं उन्हीं कमेंट्स को देख करके, मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर इनका वीडियो डाला था, उन्हीं कमेंट्स के आधार पर, क्योंकि ये सभी कमेंट्स को पढ़ भी नहीं पाते हैं और जवाब भी नहीं दे पाते। मैंने बात किया, भाई साहब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आओ हम एक वीडियो बनाते हैं और जो भी कमेंट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं या उनका उत्तर देते हैं। तो आज हम जानते हैं अनिल जी शर्मा से कि पब्लिक जो आपके बारे में सोचती है, जो नेगेटिव सोचती है, पॉजिटिव बहुत सारे 10%, 5% लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, उनके जवाब आज देने हैं। पॉजिटिव सभी सोचते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, सबसे पहला सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि हाल ही में जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार का एक कार्यक्रम हुआ था, वहां के जो पश्चिमी राजस्थान का, वहां पर आपने एक मंच पर शायद मंत्री जी की उपस्थिति में कहा कि स्कूल के लिए जो छुट्टियां निर्धारित करती है सरकार, उन छुट्टियों को आप स्कूल बंद रखा करो या छुट्टी रखा करो, क्योंकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप स्कूल चलाएं। और अगले दिन आपने एक वीडियो जारी कर दिया कि कलेक्टर्स जो हैं, जिला कलेक्टर हैं, वो राजस्थान में क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या उनमें अकल नहीं है क्या, कि वो इतनी सारी छुट्टियां कर देते हैं। तो सर, लोगों का ये कमेंट्स है कि ये दोहरी बात क्यों? वैसे तो देखो, मैं एक बड़ी कॉमन बात कहना चाहता हूं। जितने भी लोग किसी की फेसबुक पे या किसी के सोशल मीडिया पे टिप्पणी करते हैं, तो पक्की बात मानो ये उनके सोच के स्तर को दर्शाता है जी। मेरा अपना सोच का स्तर है, इसलिए मैं उस चीज पे टिप्पणी करता हूं, तो डेफिनेटली उनका भी सोच का स्तर है। किसी ने, मैं भी कहीं सोच रहा था, मुझे किसी ने और ने भी कही थी, मैंने जो सोशल मंच पे बात कही थी मंत्री के सामने, वो थी शीतकालीन अवकाश जो निर्धारित है। आप समझिएगा, तो निर्धारित अवकाश के मैं सदैव पक्ष में हूं, आज नहीं पहले से भी पक्ष में हूं। निर्धारित अवकाश हो, निर्धारित अवकाश का जैसे संडे बीच में आता है, सैटरडे संडे, इसके एक वीक के बीच में थी निर्धारित अवकाश। आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आप शनिवार को भी छुट्टी कर दो, सोमवार को भी कर दो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो कलेक्टर जो अतिरिक्त छुट्टियां करते हैं सर्दी के नाम पे, जब सर्दी के नाम पे अवकाश निर्धारित किया है, या तो आप उसको वहां चेंज करो। तो मैं उस अतिरिक्त छुट्टी की बात कर रहा था। तब लोग समझ नहीं पाए, उनकी बुद्धि छोटी सी है, मैं क्या करूं। अच्छा, मतलब जो निरंतर छुट्टियां बढ़ाते हैं, सवाल उसका था। शीतकालीन अवकाश थोड़ी बढ़ा रहा था कलेक्टर, कलेक्टर तो अतिरिक्त बढ़ा रहा था। आप समझो, मैं तो अतिरिक्त के खिलाफ हूं। नॉर्मल अगर कलेक्टर जनवरी में करता है, कलेक्टर को पावर दो, खुद को पावर दो, जिसको मर्जी आए दो, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का जो सरकार शीतकालीन अवकाश करती है। सर, आपको इस तरह से बोलना चाहिए था ना कि राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग क्लाइमेट है। तो वो मूर्ख है, टिप्पणी करने वाला मूर्ख है। नहीं, निर्धारित अवकाश अलग अलग जिलों में अलग अलग क्लाइमेट है। ना, अलग जिलों में नहीं है, राजस्थान में से मोटा मोटा चल रहा है। आप समझिएगा, शीतकालीन अवकाश का मतलब है जब कभी शिवरा कैलेंडर बना होगा, कल्पना करिए आप, तो ग्रीष्मकालीन अवकाश बना, शीतकालीन अवकाश बना, मध्यावधि अवकाश बना, इन सब का लॉजिक था, राइट जी। अब लॉजिक का मतलब सर्दी पड़े जब शीतकालीन अवकाश है, ये मैं मोटा मोटा मान लेता हूं। गर्मी पड़े तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, मोटा मोटा मान लेता हूं। जब गर्मियों का शेड्यूल चेंज हुआ है, तो यह तो सरकार अपने शेड्यूल को चेंज करे, नहीं करती, कोई बात नहीं, मैं सरकार के आदेश को फॉलो कर रहा हूं। शीतकालीन छुट्टियां मैंने कर ली, अब तू शीतकालीन के नाम पे बार बार छुट्टी कर रहा कलेक्टर, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन सर, चूरू का क्लाइमेट और बूंदी का क्लाइमेट एक तो नहीं होता ना। मैं दूसरी, ये बहुत अच्छी बात है ना, तो कलेक्टर्स को सरकार निर्धारित कर दे कि 7 दिन की शीतकालीन के अवकाश देंगे। 7 दिन भी क्यों कहो, सरकार ये कह दे जितने दिन शीतकाल होगा उतने दिन अवकाश देंगे। फिर एक भी दिन शीतकाल नहीं पड़ा तो एक दिन भी मत करो, आप कर दो ना, छूट कहां दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सर, संस्था प्रधान को पावर दे दो, इतना पढ़ा लिखा तो वही ना, जिसके माँ बाप है, जिसके बच्चे हैं, वो दोनों मिलकर तय करें ना। सब, मैं तो कह रहा हूं इसको सबसे बेस्ट, अगर सरकार मेरी सुन रही है तो सरकार को अपने हाथ से हटा देना चाहिए।
आपने सही कहा, हर जिले का अलग अलग क्लाइमेट है, ऐसे ही अलग अलग बरसात आती है। कई बार जयपुर कलेक्टर ने बरसात की छुट्टी की, 4 दिन तक एक बूंद नहीं पड़ी। हाँ, और जब कलेक्टर ने छुट्टी नहीं की तो पूरी बूंद पड़ गई, तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं इसी के खिलाफ हूँ। कलेक्टर जयपुर में बैठा दोसा के बारे में, इसके बारे में फैसला नहीं करे, आंधी के बारे में, उसके बारे में नहीं। लेकिन सर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। हाँ? आपकी भाषा संवैधानिक नहीं होती। हाँ? आप कहते हो मैं कोर्ट में नंगा करूंगा। हाँ? मैं गाड़ी से पकड़ करके खींचूंगा। मैं किसी की नौकरी खा जाऊंगा। आप जो यूपीएससी फाइट करके आते हैं, इन अधिकारियों को इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? संवैधानिक भाषा क्यों नहीं है, बताओ मुझे। अब संवैधानिक भाषा क्या कहूँ? है कलेक्टर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप छुट्टी कर दो, तो नहीं, आप ये भी कहते हैं ना मैं कोर्ट में नंगा करूंगा, तो करना ही पड़ेगा ना उनको। जो आप समझेगा, ये सब अवैधानिक कर रहे। मजे की बात और लो, मेरी बात को बड़ा गौर से समझो। ये देश के संविधान को और संविधान निर्माताओं को समझनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम क्या करते हैं, संविधान की आड़ में सच को छुपा रहे होते हैं। मैं चाहता हूं संविधान की आड़ में भी नहीं हो सच को। जो मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार कर रहा है कोई कलेक्टर, संविधान है क्या? लेकिन सर सभी तो नहीं करते। मैं कह रहा हूं ना, जो कलेक्टर कर रहा है भ्रष्टाचार, वो संविधान नहीं है ना, उससे क्यों संविधान की पालना करूं? यही तो दुर्भाग्य है देश का। लेकिन सर आप सबको एक पलड़े में तोड़ते हैं। ईमानदार नहीं। मैं दूसरे का, मैंने कहा एक भी कलेक्टर बताता ना कोई फोन करके मुझे। मैंने तो सरेआम देश के कलेक्टरों को चैलेंज किया कि एक कलेक्टर मुझे बता जिसने भ्रष्टाचार रोका हो। ये चोटे हैं, खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं। आप ऐसे कैसे दावे के साथ आपने पकड़ा है क्या? मैं एक बता दो ना। नहीं, आपने पकड़ा है। मैं फिर करना चाह रहा हूं, मैंने कॉमन एक सवाल दागा कि जो सफेद है वो आ जाओ, आपके सफेद बाल है वो आ जाओ। तो आप बता दो भाई साहब, काले काले में तो एक भी सफेद नहीं, आप बता दो ना। नहीं सर, तो ये साबित नहीं होता ना कि क्या? आपने ये क्वेश्चन कर लिया कि कोई ईमानदार है तो आओ। हाँ बताओ। मैंने कहा मुझे एक कलेक्टर। लेकिन कोई बेईमान है तो आप भी तो अंगुली करो ना। ये बेईमान, सारे बेईमान मुझे उनको दिख ही नहीं रहा टोटल। मैं इसलिए कह रहा हूं अब टेक्निकल, मैं एक सजग नागरिक को बड़ा टेक्निकल कह रहा हूं। भ्रष्टाचार है, किसी भी जिले में चल जाओ भ्रष्टाचार मिलेगा। इट मींस कलेक्टर तो जवाबदेह है ना, बिल्कुल प्रथम नागरिक है वो उस जिले का। तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कलेक्टर जिम्मेदार है। अगर मेरी इस स्कूल में किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरे आने के बाद, मेरे से पहले भी बदमाशी होती थी, आज बदमाशी हो रही है, तो मतलब मैं भी तो चोर हूं? मैं रोक नहीं पा रहा तो भी चोरी हूं मैं। दूसरा, बजरी की चोरी हो रही है उल्टे सीधी, हमारे उसको दिया जा रहा है। मुझे एक जिला बता दो जिसमें सिस्टम ठीक हुआ हो। यहां एक आध लोग निकले, डॉक्टर समित शर्मा जैसे लोग निकले, सरकारों ने उसको भट्टी बिठा दी, निकले। मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो आप ये कहना चाहते हो कि मंत्री, राजनेता, कलेक्टर सभी? मैंने उसमें जो कहा बेसिक ये था, उसका मोटिव जो था मेरा कि राजस्थान का एक भी कलेक्टर ये लिखता, डायरेक्टर साहब अभी ये तरीका नहीं है ठीक करने का, और वो उल्टी छिट्टी डायरेक्टर को लिखता कि हमारे देश के बच्चों को ऐसे बनाना, तो मुझे लगता है कि इनमें अकल है। लेकिन सर 5वीं क्लास के बच्चों को और फौजियों की तुलना कर देते हो आप कि सर्दी में निकलेंगे। अब बच्चा तो 5 तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, 3-3, 4-4 साल। अरे सर 5 क्लास तो बहुत बड़ी, 5 का मतलब है 10 साल का बच्चा, 5 साल का। एलकेजी यूकेजी के बच्चे मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, किसने का तो घर में कौन सा घर में है वो, मैं आप समझे नहीं। आप एलकेजी यूकेजी ये होना चाहिए कि क्या ठिठुरन इतनी बड़ी है कि हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है, तब तो आप और मैं भी उसी श्रेणी में आते हैं। और अगर ठिठुरन हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर रही है तो कहां से है? अब मैं बात करूं 5वीं और पहली क्लास के बच्चे को, अभिमन्यु हमारे उदाहरण है, लेकिन उसको लोग कल्पना मानते, पर अब तो साबित हो गया कि महाभारत हुई थी तो अभिमन्यु भी हुआ होगा, छोड़िए उसको। भरतपुर की जोधपुर की एक पारिक लड़की है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बच्ची 2 साल समथिंग दिन की है और वो गीता के दिन के दुनिया भर के श्लोक बता रही है। क्यों, कहां से बता रही है वो? तो जब उसकी रिसर्च की तो मालूम चला कि जब वो पेट में थी तो गायत्री परिवार वाले, गायत्री परिवार से जो लोग जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, गर्भ ग्रहण करते ही उस स्त्री की दिनचर्या को तय करते हैं कि कितनी बार आप क्या सुनोगे क्या नहीं करोगे। वो सारा बच्चे सुन रहे हैं। एक लिटिल चाणक्य के नाम से हरियाणा का बच्चा, तो इंडिया टीवी पे आता नहीं कौन सी टीवी पे आया था, तो ये साबित हो गया कि पेट से ही बच्चा सीख रहा है। तो मैं कह रहा हूं पहली क्लास के बच्चे को ही तो मजबूत करो, एलकेजी यूकेजी को तो मजबूत करो। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा रामदेव कैसे उगाड़े घूम रहे हैं, ये बैठे मेरे पे आशीर्वाद दे रहे। नहीं, जैसा क्लाइमेट है उस क्लाइमेट में उसको ढलने दीजिए, उसको सहन करने की क्षमता तब आएगी, आपका कहना है ये। लेकिन सर 5 दिन की बच्ची का बच्चा कैसे रह रहा है? लेकिन 5 दिन की छुट्टी में ऐसा क्या ढल जाएगा वो? मैं फिर कहना चाह रहा हूं, बात 5 दिन की नहीं है, यही तो खेल है। 5 दिन सर्दी के नाम पे छुट्टी करते हो तो बच्चे के दिमाग में सर्दी बैठती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, भूत है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मेरे पिताजी ने नहीं देखा, मेरे पिताजी जीवित है, पर मेरे पोते को मेरी वाइफ ने बहू ने क्या सिखा रखा, और तो ऐसे मतलब भूत आ जाएगा। तो पोता मुझे आके, दादा मोबाइल को उधर रख दो, भूत आ जाएगा। मैं कह रहा, मैंने अब उसको क्या पूछूं, मैं तुझे किसने बताया? मम्मी कह रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, बेटा तूने भूत देखा? कि नहीं देखा। मैं तुझे कैसे पता चला? कि मेरी माँ मुझे कहती थी। तो ये दिमाग में भूत बैठा और ये जीवन भर बैठता है। हम अगर बच्चे के दिमाग में लगते सर्दी में छुट्टियां होती थी दिमाग में बैठेगा, एक हम कहते हैं सर्दी में छुट्टी कुछ नहीं होती, सर्दी में तुझे काम करना पड़ेगा,
तो उसके दिमाग में ये बैठेगा। ये विचार ही व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं। लेकिन सर आपके कमेंट्स देखे हमने, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि आप जो रूरल स्कूल वाले हैं, जिसे कहते हैं गरीब स्कूल वाले हैं, उनके ऊपर अध्यक्ष बने हुए हो। अभी नीरजा मोदी स्कूल में इतनी बड़ी घटना हुई, बालिका ने सुसाइड कर लिया, आपने उनके खिलाफ तो एक भी शब्द नहीं बोला। नीरजा मोदी के हाँ नहीं, मैं दो चीज का मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा। गरीबों के अध्यक्ष बनाओ उनको तंग करने के लिए, उनके सहायता के लिए? नहीं, सहायता के लिए हो, लेकिन आप उनको जैसे इस्तेमाल कर लेते हो, कभी सभा कर लेते हो, ऐसे मैंने कमेंट्स में देखा है कि नहीं, उनको कैसे, अब मैं यही तो कर रहा हूँ ना, मूर्ख आदमी कमेंट करे तो मैं भी क्या करूं? नहीं, उस गरीब की बुद्धि नहीं है। एक छैल सिंह नाम का जालोर में एक स्कूल संचालक था, मैं नहीं जानता उसको, ना मुझसे कभी मिला, पर मुझे जब एक खबर लगी कि मटकी कांड में उसको अंदर कर दिया गया और सरकार ने उसकी मान्यता रद्द कर दी, मैंने बिना उस छैल सिंह से पूछे, बिना उसको जाने लड़ाई लड़ी, और उस छैल सिंह आज बाहर है और उसकी स्कूल भी चल रही है। बीकानेर के एक पुलिस वाले को टीसी के मामले में वो इंस्पेक्टर पकड़ के ले आता है। मैंने थोड़ा वीडियो देखा और मैं जहां था वहां से सारे कार्यक्रम छोड़ के आया, लड़ा, और इवन डीजीपी के ऑफिस में धमकी देने पहुंच गया और वहां से उसको सस्पेंड करवाया। अभी भरतपुर में एक प्रकरण हुआ जिसमें एक थानेदार स्कूल में बुला के इसको पकड़ के ले गया, उसको पीटा पाटी की, खेडली मोड़ थाना का, लड़के अपने व्यक्तिगत संबंध कह दो सब करते लड़ाया। तो मैं तो उनकी मदद के लिए कर रहा हूं, मेरा क्या लेना देना? अच्छा स्कूल चल भी जाए तो मेरी चलवा रहा हूं, मैं तो इनकी चला रहा हूं। अब आते बड़ी नीरजा मोदी की बात आ जाओ। नीरजा मोदी में बच्ची गिरी, नीरजा मोदी हमसे एसोसिएटेड है, उनसे मदद मांगता नहीं, तो आप भैंस मुझे मार, आपको होगा छैल सिंह ने तो नहीं मांगी, पर वो उसमें इसमें अंतर है। ये अपने आप को बड़े दादा समझते हैं, और ये बिजनेसमैन भी। मैं अगर सच मुझसे पूछो तो जो बड़े स्कूल से बहुत ज्यादा फीस लूटमार करते हैं वो मेरे दिल के नजदीक हो ही नहीं सकते। मैं शिक्षक तो आप ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो? हाँ डेफिनेटली, 200%। मैं तो मंचों पे कहता हूं। नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं, सभी लूटते हैं? सब नहीं, मैंने ये कहा ना, चंद ये भी आते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले लूट मचा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं आपको, चंद जो ये उनको क्लियर कर दूं जो ऐसा सोचते हैं। टीचर भी लिखते हैं उसमें, स्कूल वाले लूटते हैं, हमको नहीं देते। मैं वो कमेंट एक दो पढ़े जो मैं जवाब दे रहा हूं। एक्चुअल में क्या, चंद स्कूल ऐसे हैं, हमारे 3 प्रकार के स्कूल्स हैं। एक समाजों के स्कूल, जैसे माहेश्वरी समाज का, इनका एक अलग वर्ग है। एक होता है इंडिविजुअल बड़े स्कूल, जिनको किसी से मतलब नहीं होता, जैसे नीरजा मोदी हुआ या ये बड़े डीपीएस ग्रुप है, ये बड़े बड़े ग्रुप है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इनके बिजनेस इतने बड़े स्टैंडर्ड था, जो माँ बाप इनको जाने के लिए, जो स्टेटस वाले, 2 नंबर के पैसे वाले, कुछ 2 नंबर वाले। मतलब आप ये कह रहे हो कि उनमें पढ़ाने वाले सभी 2 नंबर के हैं? ना, सब नहीं, कुछ स्टेटस के नाम पे पढ़ाते हैं जिनको लेना देना कुछ नहीं। तो बड़े बड़ी ऐसी घटनाएं हैं कि एक बार डीपीएस का एक बच्चा बस में ट्रेन में बैठा और जोधपुर उतरा, पता ही नहीं टीचर को। एक में क्लास में दारू की बोतल घूमती पाई गई जेवर्स में। ये सब घटनाएं अखबार में आती रहती है। तो जो बड़े स्कूल हैं इनमें माँ बाप उसके बावजूद भी भेजते हैं। एक तरफ बच्ची मर गई, इसी का पेरेंट्स कुछ हंगामा करने निकले, और एक तरफ अभी पेरेंट्स करें साहब छुट्टी मत, स्कूल की मानता दो, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा जब दुनिया में नीरजा मोदी स्कूल, बाकी स्कूल ही नहीं है। अच्छा, ये भी तो पेरेंट्स सोचा है। कुछ पेरेंट्स सपोर्ट 100% पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। नीरजा मोदी की मानता दो, जब मेरे संपर्क किया उन्होंने, तो मैंने कहा मैं इस मामले में आपकी मदद इसलिए कर सकता हूं, बच्ची कूदी है, गिरी नहीं। अगर बच्ची गिरती तो आपकी लापरवाही आती, कूदने में गिरने में अंतर है, इसलिए मैं उनकी मदद करने गया। उस वक्त भी मैंने उनसे संपर्क साधा बात करने के लिए, पर उन्होंने संपर्क नहीं किया। वो अपने वकीलों के भरोसे थे और उसी के भरोसे जीत भी आएंगे, पैसे के भरोसे भी है, जीतेंगे वो, कुछ हो दुनिया उखाड़ पाएगी उनका। सर, गरीब को मार देते। लोगों का ये भी आरोप है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अनिल शर्मा पार्टी पॉलिटिक्स के मामले में मौकावादी है। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, अब बीजेपी वालों के साथ साथ घूमते हैं, मंत्रियों को खुश करते हैं। तो मैंने कहा ना, मूर्ख कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन सर आपने पार्टी तो मैं साबित कर रहा हूँ ना, आज मैं बता रहा हूँ ना आपको, मूर्ख कुछ भी सोच सकते हैं। मैं हमेशा 2 चीज बहुत स्पष्ट कहा करता हूँ मेरे मंच पे भी, कि मैं पार्टी के नहीं सरकार के साथ हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं कांग्रेस को ना वोट देता, ना मैं बीजेपी को देता, ना मैं जनता दल को, ना आम आदमी पार्टी को, अर्थात पार्टी का सदस्य नहीं बना। हाँ, इसका बना था मैं आम आदमी पार्टी, मैंने विधिवत रूप से ज्वाइन की थी। कांग्रेस का भी ज्वाइन का कोई वीडियो हो तो लाओ बता दो, बीजेपी ज्वाइन का वीडियो हो तो बता दो, बीजेपी की पार्टी की मीटिंग में कहीं हूं तो बता दो, कांग्रेस की पार्टी की मीटिंग में हूं तो बता दो। आम आदमी पार्टी मैंने चुनी, ये देश की चुनी को, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अच्छा काम कर रही थी, पर जब मुझे लगा उसकी नीतियां भी सेम है। छैल सिंह के प्रकरण में जब मैंने कहीं न्याय होना चाहिए तो ऊपर से मुझे निर्देश मिला, नहीं आप नहीं बोल सकते, तो मैंने करीब 1 महीने में इस्तीफा दिया, और उसके बाद से या पहले मैं पार्टी में नहीं हूं। दूसरी बात, अब मैं सरकार के साथ हूं, तो जो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के साथ हूं, बीजेपी तो बीजेपी के साथ हूं। अब इसको आप मौकावादी कह सकते हो, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, टमाटर बेचने वाला भी मौकावादी होगा, किसान भी मौकावादी होगा, ये परचूनी की दुकान वाले भी मौकावादी होंगे। तो क्या लेन देना यार,
मैं प्रोडक्ट उत्पादक हूं, मैं मेरी स्कूलों की समस्याओं के लिए उनका अध्यक्ष बनाऊं। अब समस्या सुलझाने किसके पास जाऊं? सरकार के पास। कांग्रेस का राज आएगा तो भी सरकार के पास जाऊंगा। अब सरकार से लड़ूं और सरकार को राजी करूं, ये दो तरीके हैं। सरकार से लड़ता भी हूं और सरकार को राजी करता हूं, उसकी चापलूसी भी करता हूं और उसको गाली भी देता हूं। ये मेरी अपनी रणनीति, मेरे काम करने का तरीका है, पर मैं सरकार के पास हूं। मतलब आपका उद्देश्य है स्कूल वालों को काम करवाना, वो कैसे भी हो, हाँ, साम दाम दंड भेद। तो क्या अनिल शर्मा चुनाव लड़ने की फिराक में? दूर दूर तक नहीं, यही तो खेल है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पार्टियों को खुश कर रहे हैं। मूर्ख तो ऐसे ही मानेंगे। फिर कह रहा हूं आपको, मूर्ख ऐसे ही मानेंगे। मूर्ख उनको मूर्ख होकर बोलो कि अनिल शर्मा का एक बायोडाटा बता दो। 2014 से हूं संगठन में, 14 के बाद 18 का चुनाव हुआ, 23 का चुनाव हुआ, 2 बार चुनाव हो चुके मेरे 10 साल के कार्यकाल में। 2 साल में अगर किसी एक नेता को पार्टी को बायोडाटा दिया हो तो अनिल शर्मा दोषी है। सर एक चोमू गया मैं लड़ने निर्दलीय, मुझे लगा वहां जाके और मुझे भी इस विधानसभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए जो मैं मीडिया में बोल रहा हूं, पर मुझे लगा पूरा सिस्टम ही करप्ट है, छोड़ इसको। तो उस दिन से मैं 6 महीने घूम फिर के रो के आके बैठ गए। मेरे समझ में आ गया, मेरे दिमाग में हाँ मेरे आ गया कि मैं सोशल सेवा करने के लिए, मुझे किसने कहा कि मैं नेता ही बनूं? धमके से ऐसे बोलूंगा ना खुल के। बिल्कुल बिल्कुल। चूरू के एक स्कूल डायरेक्टर थे और उन्होंने मेरे से बात की थी रात को तकरीबन 9:30 बजे उनका फोन आया था। उन्होंने कहा अनिल शर्मा बेवकूफ बनाते हैं। एक बार पेट्रोल छिड़क लिया और एक बार जो है ना ऐसे बड़ा आंदोलन और उनकी पत्नी का ट्रांसफर हुआ तो आंदोलन को वापस घसीट लिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने कहा ना उस चूरू के मूर्ख को कह रहा हूं, मूर्ख सुन, पहले तो पेट्रोल छिड़क के दिखा तू, औकात पता चल जाए। नहीं, उनको ये शिकायत थी कि आपने आग नहीं लगाई। दिखा ना। अरे तो ये तो मूर्खों को वीडियो देख सोशल मीडिया पे, आग भी लगी है। अगर पुलिस वाले नहीं बचाए, 4 दिन अस्पताल में रह के आया हूं और मुकदमा दर्ज हुआ है उसका भी, आप नहीं कर सकते। उस मूर्ख को बोलो, वो तो भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने मुझे बचाना था, मैं बच गया, वरना मुझे बहुत लोगों ने डांटा। मैं अपना निर्णय भी गलत मानता हूं। मैं भी उसके पक्ष में, मेरे जीवन का सबसे गलत निर्णय मानता हूं। मैं भी अस्पताल में आया था उस दिन डांटने के अंदाज में। मैं यही कर रहा हूं, मैं गलत निर्णय मानता हूं उसको। तो मूर्ख को बोलो ऐसा बावड़ा के तू लगा के देख ले, चल तू डरमी लगा के देख ले, पेट्रोल शरीर पे डाल के तो देख, शरीर पे कितना असर करता है पेट्रोल। आप जड़ो मत बढ़ो तो भी कितना असर पड़ता है। नहीं, लेकिन आपने आंदोलन स्थगित किया था कि आपकी पत्नी का ट्रांसफर। वेरी गुड। अब आ जाओ दूसरी बात। मेरी पत्नी टीचर है 3rd ग्रेड में, यानी थी, अब तो नहीं है, और देवनानी जी ने उनका ट्रांसफर किया गुस्सा करके। यानी 2017 में उनका ट्रांसफर हुआ। 17 के बाद 18 में वसुंधरा जी से मेरी मुलाकात हुई, महाकुंभ किया हमने। उसके बाद भी मुलाकातें हुई, मंत्रिमंडल कमेटी बनी, हमारी खूब चर्चाएं हुई, पर मेरी पत्नी वहीं रही जहाँ थी। इट मीन्स न तो कोई आंदोलन किया पत्नी की वजह से, न कोई आंदोलन स्थगित किया, नंबर 1। उसके बाद 5 साल कांग्रेस राज आ गया, जिसमें मैं डोटासरा जी के साथ घूमा, गहलोत जी के साथ घूमा और आत्मदाबी किया। उस वक्त भी पत्नी का ट्रांसफर नहीं हुआ, वही चाकसू रही। अब आ गए फिर बीजेपी राज और मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री हो गए, जो मेरे बहुत नजदीक है, भाई की तरह। तो उनसे कह के कराता तो भी मेरी पत्नी का ट्रांसफर नहीं कराया। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा सिस्टम में 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो मुझे अभी दबाव नहीं देना चाहिए, अपने पावर का इस्तेमाल करके चाहता करा लेता। तो फिर मैंने कहा नौकरी छोड़ दे। तो चूरू के मूर्ख या जहां के देश का मूर्ख कोई कह रहा हो, भैया मैंने नौकरी को 7 साल पहले नौकरी छुड़वा दी। अच्छा। नुकसान वहन करना उचित समझा, कंपलसरी रिटायरमेंट लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो नहीं ली मैंने, मतलब गवर्नमेंट की सेवानिवृत्ति नहीं ली हमने, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया आपने। तो सर बहुत सारे स्कूल वालों के ये आ रहे हैं कि अभी जो प्रैक्टिकल वाले आ रहे हैं, सरकारी जो टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, वो बहुत लूट कर रहे हैं। डेफिनेटली सच है, और मैं इसके खिलाफ। तो आप उसके बारे में तो मैं बोलता हूं भाई, बोलता भी हूं। पेरेंट्स की भी ये शिकायत है कि स्कूल वाले फीस मैं बोलता ही नहीं, उस पर कार्रवाई भी करवाई। बेसिकली एक लेक्चरर या जो भी मिलके स्कूल वाला पैसा लेता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ। यानी भ्रष्टाचार कहीं हो और स्कूल से शुरू हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं, और उनका मैं अध्यक्ष करूं तो मैं भी दुर्भाग्यशाली हूं। मैंने मंत्री जी को एक बंदी कर दो इसको, प्रैक्टिकल सिस्टम को। हाँ, फिर प्रैक्टिकल कैसे लेंगे बच्चे? यही तो खुश है भी कहां, अभी भी कहां ले रहे हैं? जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां प्रैक्टिकल कहां हो रहा है? जब स्कूलों में लैब ही नहीं है, आप समझो, और वो लेक्चरर लिख रहा नहीं लैब में मैंने लिया, तो वो भी 1000 रुपए लेके कर रहा है, स्कूल वाला भी उसको 1000 दे रहा है। तो जब 1000 में ही होना है तो भाई सही कर दो। नहीं तो आखिरी मार तो अभिभावक पे पड़ जाती है ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, जब लैब है ही नहीं तो बिना लैब हुए, लेने वाला भी लैब बता रहा है, स्कूल भी लैब बता रहा है बच्चा, तो प्रैक्टिकल तो हकीकत में तो हुआ ही नहीं। और जिसके लैब है उसके प्रैक्टिकल होते होंगे रेगुलर भी, उसके बच्चे को आगे भी डर नहीं। सो स्कूल ही लैब के नंबर, इसके नंबर दे दे। जब मैंने शिक्षा मंत्री को बताया तो शिक्षा मंत्री की समझ आ गई। और इसमें घोटाला और बता दूं क्या घोटाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
अजमेर ने कुछ लेक्चरारों से पैसा लेते हैं जिनको रेगुलर लगाते हैं, वो उनका भी तय है। अच्छा, वो जानबूझ के उनकी ड्यूटी लगाते हैं, वो आके इनसे पैसा लेते हैं, स्कूल वाला चोटता उसको पैसा देता है। ये तीनों चोर इसमें मिले हुए हैं। मैंने शिक्षा मंत्री को जब सारी बात बताई तो शिक्षा मंत्री ने कहा यार इसका क्या इलाज हो, तो मैंने कहा इसको बंद कर दो। तो फाइल तो बंद करने की चली, पर वो अजमेर के चोटे सारे चोर मिल गए ना, उन चोरों ने इसको फाइल को बहुत ढंग से नहीं होने दिया, क्या कर दिया था। तो भी शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, एक ध्यान है सर्कुलर निकला था कि आप इनकी खातिरदारी नहीं करेंगे, कोई खातिरदारी ग्रहण करेगा नहीं, ये सर्कुलर निकला। दूसरा, मैंने इसके नंबरों को सीमित करा दिया। पहले इसी के नंबरों से पास होता था बच्चा, उधर भी ले आया, अब आगे और खत्म कर रहा हूं, इसकी परसेंटेज ही खत्म कराऊंगा। नहीं, अभी जो मंचों पर देखने को मिलता है कि जैसे आपने माननीय केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनको आपने स्कूल शिक्षा परिवार का संरक्षक बनाया है, तो वो तो स्कूलों से संबंधित ही नहीं है, और मंत्री महोदय हैं वो लगभग आप ही की भाषा बोल रहे हैं, लोगों का ये मानना है। यही तो मेरे समझ संरक्षक का मतलब, मैंने कहा कम बुद्धि के लोग कुछ भी सोच सकते हैं। संरक्षक का मतलब जो आपको संरक्षण दे, मेरे संरक्षक तो ये भी रहे बैठे पीछे, देखो ये आशीर्वाद दे रहे, और खुद को खुद देख रहा हूँ चित्र में। तो ये संरक्षक हैं। अब इनका फायदा क्या, अभी किस मूर्ख को बताऊं कि जब थानादार नहीं हटा तो मैंने एक फोन यहाँ से किया, थानादार दिल्ली से हट के आ गया। आप समझिएगा, अगर मुझे दिल्ली आरटी का प्री प्राइमरी का पैसा नहीं आ रहा, दिल्ली अटका रही है, और मंत्री जी मैंने मंच पे घोषणा कराई है ये कि राजस्थान सरकार प्रस्ताव भेजी, मैं दिल्ली जाऊंगा, पैसा दिलाऊंगा, तो दिल्ली का संरक्षक होने में क्या गुना है। मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी भी हमारे संरक्षक बन जाए। मेरे बाप का जा क्या रहा है, मतलब इस मूर्ख हैं। आपके परिवार की मेरे परिवार की तरक्की के लिए सब कुछ करूंगा। तो ये स्कूल मेरा परिवार है, जब इसके लिए जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं, और दिमाग लगा के कुछ भी कर सकता हूं। दुख गुना क्या है। अच्छा, तो स्कूल शिक्षा परिवार का मतलब अभिभावक, शिक्षक सब आ गए, बच्चे तो भी। सर आप तो केवल डायरेक्टर्स की हित की बात करते हैं। स्कूलों में भी जा रहा हूं, नहीं, आप जो टीचर्स है ना, उनका कईयों का है कि हमारे पेमेंट समय पे नहीं आता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूं। पेरेंट्स ये आरोप लगाते हैं कि साहब बहुत महंगी किताबें बेचते हैं, बहुत ड्रेस वगैरह बेचते हैं, तो परिवार में तो आप एक ही लोग आदमी का। नहीं, मैंने क्या किया, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और इसी पे मैं शुरू से चल रहा हूँ। मेरे पूरे मीडिया को खंगालोगे तो मैं बहुत बार कहता हूँ किताबों पे कमीशन खाना बंद करो। और जब कोरोना काल आए तो एक प्रकाशक से मैंने बात की, तो सस्ती किताब छाप, यहाँ का मथुरा का प्रकाशक थे वो कौन से एडवाइजर, और उससे करके कम किताबें छपवाई। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में जैसे मैं सदस्य बना, मैंने स्वामी जी से कहा कि मार्केट में क्योंकि लोग लेते बिना कमीशन के खाते नहीं, छोटे तो हैं, मैंने कहा ना कुछ सब तरह के लोग हैं, तो दुनिया में चलना पड़ता था। पर मैंने कहा स्वामी जी गवर्नमेंट रेट किताब निकालो। पतंजलि ने अपनी जेब से पैसा देके पतंजलि की भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें सरकारी रेट में लाई। तो मैं कमीशन के सब खिलाफ हूं, मना करता हूं, पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार के लोग हैं, मैंने कहा ना कुछ मेरे कहने नहीं मानते। आप लेते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहे हैं, पतंजलि नहीं का कर रहे हैं, पतंजलि ही तो गुना है। ये पतंजलि है क्या, मैंने कहा ना कोई कुछ भी समझ सकता है। पतंजलि देश सेवा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बाबा रामदेव आइटम बेच के पैसा कमा रहा है। बाबा रामदेव ने जिस प्रकार का ट्रस्ट का गठन किया, कभी गौर से देखे उसको, उसमें 7 जन्म भी न बाबा रामदेव और न बाबा रामदेव का परिवार उससे फायदा उठा सकता है। 7 जन्म भी इस तरह से ट्रस्ट बनाया, इस तरह की लैंग्वेज में ट्रस्ट बनाया है, जैसे स्कूलों की सोसाइटी का देश है। दूसरा, जो पैसा लग रहा है वो देश का देश में है। आप कोलगेट खरीदोगे, पैसा चाइना जाएगा, चाइना से बम बनेगा, और ऑपरेशन सिंदूर में से बम नहीं बनेगा। बाबा रामदेव के पैसे से जयपुर की रामकथा होगी, उसमें सहयोग होगा। बाबा रामदेव की वजह से महाकुंभ होगा, उसमें सहयोग होगा। बाबा रामदेव की वजह से लाखों लोग, हाँ अभी भी हो रहा है। पतंजलि में ऐसा नहीं कि पैसे देके, ये पैसे वालों से पैसे भी लिया जाता है, लेकिन अगर कोई गरीब निराश पहुंच जाए और उसके पैर नहीं, तो पतंजलि उसको लाखों रुपए का पैर भी मुफ्त में दिलाती है। अच्छा, 5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा आप पतंजलि। स्वदेशी के पक्ष में? हाँ, 100%। स्वदेशी, और स्वदेशी का उस मंच से भी। अभी शिक्षा की बात आती है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये है क्या। मैं आज के पेपर की बता दूं, आज करीब 19 तारीख हो गई, बाप बेटे के बीच झगड़ा चल रहा है संपत्ति को लेकर, और ये बड़े बड़े रईस बढ़ते हैं ना, हमारी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, इनके परिवारों में भी चल रहा है। दूसरे एक विधायक, समझिएगा किस स्तर पे, मैं किसी का व्यक्तिगत इनको टारगेट करने के लिए नहीं करा, इस तरह देखिए आप कि राजा रानी हैं, आप मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो भी आप संपत्ति को लेकर लड़ रहे हो। ये थोट ही तो है। आप विदेशों में पढ़ के आए हो, विदेश पढ़ने गए, उनमें झगड़े ज्यादा है पैसे वाले होने के बाद भी। आप समझेगा, इतनी सी शिक्षा नीति जो विदेशी थी, इसने हमको पैकेज बना के रख दिया, हमारा फोकस ही पैसे की तरफ कर दिया। बाबा रामदेव ने भारत सरकार के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति के तहत एक ऐसी शिक्षा बढ़ाई जिसमें 6 बिंदु ऐसे हैं जिनको बच्चा अगर पढ़ लेगा पहली क्लास से लेके, और 10 साल बाद 15 साल बाद जब बच्चा ग्रेजुएट होके सरकारी नौकरी करने जाएगा, कलेक्टर बनेगा, तो एक ऐसा कलेक्टर बनेगा जिसको अनिल शर्मा डांट नहीं सकेगा।
अच्छा, ईमानदार मतलब अपनी संस्कृति पे काम करेंगे, नैतिकता पे जो काम प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सिखाता है भारत। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये भारत वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार ही मेरा परिवार है, ये थोट भारत की है। और इनकी सोच क्या है? यू आर इंडिविजुअल आफ्टर 18 के साल बाद आप इंजीनियर हो, अब तो नग्गे नाचो। कौन पूछ रहा है आपको? ये नहीं है, अपनी संस्कृति है। संस्कृति थी सर, बाप बेटे को कैसे मार सकता है? बिल्कुल सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया। फिर मौका मिलेगा, फिर आपको रूबरू करवाएंगे। और स्कूल शिक्षा परिवार के माध्यम से अनिल जी शर्मा ने वास्तव में एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है स्कूल जो निजी शिक्षण संस्थानें हैं उनको, कि आज वो बेबाकी से अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं। और स्कूल शिक्षा परिवार का मतलब है स्कूल से रिलेटेड अभिभावक, स्कूल से रिलेटेड टीचर्स और स्कूल से रिलेटेड सारा स्टाफ। तो सबके लिए संघर्ष करने वाले और सबको एकजुट करके अपने अधिकारों के लिए बोलने का मादा देने वाले, बोलने का अधिकार देने वाले और बोलने का हौसला देने वाले अनिल जी शर्मा से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मैं सुरेश शर्मा नांगलाडी। जय हिंद, जय भारत।